हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे वजन और माप हेतु अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ, सेकंड ऑप्शन है वेणुगोपाल अजंता, थर्ड ऑप्शन है दानिश मंजूर भट्ट और फोर्थ ऑप्शन है जावेद अख्तर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेणुगोपाल अजंता। हाल ही में वेणुगोपाल अजंता को अंतरराष्ट्रीय वजन और माप हेतु जो समिति है उस सदस्य के रूप में चुना गया है। प्रोफेसर वेणुगोपाल अजंता बांट और माप पर 27वें आम सम्मेलन CGPM की बैठक जो 15 से 18 नवंबर 2022 को पेरिस में आयोजित की गई थी। प्रोफेसर अजंता विभिन्न देशों से चुने गए 18 सदस्यों में से एक थे और है वजन और माप हेतु अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय हैं। तो वजन और माप हेतु अंतरराष्ट्रीय समिति के जो सबसे पहले चुने गए थे, तो पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे डॉक्टर KS कृष्णन, जो CSIR NPL के संस्थापक निर्देशक भी थे। निर्वाचित होने वाले अंतिम भारतीय प्रोफेसर थे ESR गोपाल थे। और वर्तमान में 64 देश CGPM के सदस्य हैं और हर 4 साल में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM की जो है फ्रांस में बैठक होती है। CIPM एक सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय समिति है जो वजन और माप पर सामान्य सम्मेलन CGPM के तहत काम करती है। इसे पेरिस में 20 मई 1875 को हस्ताक्षरित मीटर कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जिसे सार्वभौमिक रूप से SI के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। CSIR NPL भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान 4 जनवरी 1947 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने 1956 में पहली बार मानक बांट और माप अधिनियम को अधिनियमित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नागरिक के पास SI इकाइयों के आधार पर वजन और माप के समान मानकों तक पहुंच हो। भारत 1957 में CGPM का सदस्य बना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है दानिश मंजूर भट्ट, जावेद अख्तर, राजेंद्र विश्वनाथ, वेणुगोपाल अजंता। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दानिश मंजूर भट्ट। हाल ही में दानिश मंजूर भट्ट को जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो कोविड-19 के टाइम में जो राहत कार्य किए थे, उन राहत कार्यों हेतु इन्हें जयपुर फुट USA पुरस्कार दिया गया है। दानिश मंजूर भट्ट एक पत्रकार है। भारत के एक पत्रकार को कोविड-19 महामारी की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में इस सप्ताह जयपुर फुट USA के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत भारतीयों के निस्वार्थ कार्य को चिन्हित करने और सम्मानित करने के लिए की गई है, जिन्होंने महामारी के कठिन वर्षों के दौरान
हर मुमकिन तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद की। भट्ट न्यूज वीक में संपादकीय निर्देशक एशिया से हैं। जयपुर भट्ट यूएसए की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भट्ट को यह पुरस्कार महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल और जयपुर फुट यूएसए के अध्यक्ष प्रेम भंडारी द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में भारतीय जो सेना की दक्षिणी कमान है उसके द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान के थार मरुस्थल में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने 21 नवंबर 2022 को राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया गया। विभिन्न कार्रवाइयों में सैनिकों को प्रविष्टि आक्रामक जमीनी कार्रवाइयां शामिल हैं, जिनमें बहुक्षेत्रीय वातावरण में समकालीन तकनीकों को शामिल करते हुए व्यापक समन्वय शामिल है। उभरती हुई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए विभिन्न प्रतिभागियों के बीच वास्तविक समय संचार और आम परिचालन तस्वीर साझा करने का अभ्यास किया गया और कौशल को निखारा गया। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र जी हैं, राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको इतना? चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? इसका हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नेपाल, सेकंड चीन, थर्ड सऊदी अरब और फोर्थ ओमान। तो हाल ही में जो है भारत और ओमान के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह 2022 आयोजित हुआ है। भारतीय और रॉयल ओमान सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह 2022 का 13वां संस्करण 20 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर शुरू हुआ। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। नसीम अल बह नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था और इसका आखिरी संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था और अभी जो है ओमान तट पर इसका आयोजन हुआ 20 नवंबर से है। अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और समुद्र में अच्छी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए परिचालन स्तर की बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता किस राज्य की है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड कर्नाटक और थर्ड गुजरात और फोर्थ महाराष्ट्र। तो हाल ही में इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में जो फर्स्ट स्थान पर, जो शीर्ष स्थान पर राज्य रहा है वो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान पर रहा है अक्षय ऊर्जा में। देश के सभी राज्यों की ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता की तुलना करते हुए कर्नाटक शीर्ष स्थान पर आया। आरबीआई के एक प्रकाशन के अनुसार राज्य की कुल स्थापित क्षमता
15,463 मेगावाट थी और इसी के साथ ये शीर्ष स्थान पर रहा। 15,225 मेगावाट के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा और गुजरात 13,153 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र 10,267 मेगावाट के साथ चौथे स्थान पर रहा है। अक्षय ऊर्जा में जो विभिन्न स्रोतों से है इसको शामिल किया जाता है। जैव शक्ति होगा, सौर शक्ति हुआ, लघु जल विद्युत अपशिष्ट से ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन सभी को मिलाकर अक्षय ऊर्जा का स्रोत बनते, ये सभी अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत होते हैं और इन सबके द्वारा जो विद्युत बनाई जाती है उसी के आधार पर शीर्ष स्थान जो है कर्नाटक को मिला है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है रमाकांत, सेकंड ऑप्शन है खालिद जावेद, थर्ड ऑप्शन है विश्वनाथ और फोर्थ ऑप्शन है उमा शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा शर्मा। हाल ही में उमा शर्मा को सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो उमा शर्मा है वो एक कथक नृत्यांगना है और इन्हें हाल ही में सुमित्रा चरतराम पुरस्कार दिया गया है। प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री राम भारतीय कला केंद्र SBK के द्वारा कमानी सभागार में आयोजित एक समारोह में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल करण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। उमा शर्मा ने कहा कि नृत्य के इस रूप के प्रति मेरे जुनून ने इसे अगली पीढ़ियों तक ले जाने और उसे बढ़ावा देने में मेरी मदद की है। सुमित्रा चरतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करना आज खुद पर और भारत में कथक के उज्जवल भविष्य पर मेरे विश्वास को मजबूत बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो सुमित्रा चरतराम पुरस्कार जो है कथक नृत्यांगना उमा शर्मा जी को दिया गया है और ये पूर्व राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल करण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली, इन्होंने इनको पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांका माही सुलेमियोंग, सेकंड है सराफ रंसजोंग, तीसरा है रेस्को फ्रंगिंग, फोर्थ ऑप्शन है नेस्टोन देफ्रोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा फ्रांका माही सुलेमियोंग। हाल ही में इन्हें जो है यूनेस्को द्वारा यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। फ्रांका माही सुलेमियोंग ने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 का संस्करण जीता है। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को के संविधान के आदर्शों के आधार पर बनाया गया था। साल 1995 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के बाद और महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के संबंध में 1996 में इसका अनावरण किया गया था। यह पुरस्कार मदनजीत सिंह, पूर्व भारतीय कलाकार, लेखक और राजनायक जिन्होंने यूनेस्को सद्भावना राजदूत के रूप में सेवा की थी, के दान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। एक भारतीय पूर्व कलाकार और लेखक और राजनायक थे मदनजीत सिंह जी। उन्होंने जो दान दिया था उसी दान के द्वारा जो इस पुरस्कार का आयोजन होता है। यह पुरस्कार कला, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और संचार के माध्यम से सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने में शामिल संस्थानों और व्यक्तियों के असाधारण योगदान को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में 1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि शामिल है। इसका प्रबंधन यूनेस्को के सामाजिक और मानव विज्ञान क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन है 19 से 25 नवंबर, सेकंड है 21 से 27 नवंबर, अगला है 18 से 21 नवंबर, और फोर्थ ऑप्शन है 17 से 24 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 से 25 नवंबर। हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह जो है 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया जाने वाला है, मनाया जा रहा है। विश्व विरासत सप्ताह 19 से 25 नवंबर। अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग 19 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक शुरू होने वाले विश्व विरासत सप्ताह मना रहा है। विश्व विरासत सप्ताह संस्कृति विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले उत्सव का उद्देश्य परंपराओं और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व विरासत सप्ताह यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। भारत में विश्व धरोहर सप्ताह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य राज्यों ने 1972 में विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया था। 191 राज्य दलों ने भारत सहित इस विश्व विरासत सम्मेलन की पुष्टि की थी। ये महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं इसके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसकी स्थापना 1861 में होती है। इसके जो महान निर्देशक थे वो बी विद्यावती IAS थे, हैं अभी वर्तमान में जो। मूल संगठन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसी 53वां इफ्फी का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है अजय देवगन, सेकंड ऑप्शन है चिरंजीवी, थर्ड ऑप्शन है अल्लू अर्जुन और फोर्थ ऑप्शन है सलमान खान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीवी। हाल ही में मेगा स्टार चिरंजीवी को जो है 53वें इफ्फी के 53वें फिल्म पुरस्कार पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। 53वें इफ्फी फिल्म फेस्टिवल में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि समारोह गोवा में चल रहा है। चिरंजीवी ने जो है 1978 में एक फिल्म आई थी इनकी पुनादी रल्लू, इससे डेब्यू किया था। इससे पहले भी चिरंजीवी को 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं उन्हें 4 नंदी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। चिरंजीवी को आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चिरंजीवी अभिनेता, फिल्म निर्माता होने के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की थी। 2009 में आंध्र प्रदेश के चुनाव में उनकी पार्टी ने 294 सीटों में से 18 सीटें जीती थी और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। 2011 में चिरंजीवी को टूरिज्म मिनिस्टर भी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किसने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, सेकंड ऑप्शन है यूरोपीय संघ, थर्ड ऑप्शन है रूस और फोर्थ ऑप्शन है जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। भारत और यूरोपीय संघ ने अभी एक सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें भारत और यूरोपीय संघ मिलकर जो है बेहतर कंप्यूटरिंग, उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटरिंग के ऊपर कार्य करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूरोपीय संघ EU ने 21 नवंबर 2022 को जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता
25 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वेन डेर लेन के यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किया गया। भारत यूरोपीय संघ टीटीसी व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद समझौते के प्रावधान को लागू करता है। इस समझौते का उद्देश्य जैव आणविक दबावों, कोविड-19 चिकित्सीय, जलवायु परिवर्तन को कम करने, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसे क्षेत्रों में भारतीय और यूरोप सुपर कंप्यूटरों का उपयोग करके उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रयोगों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। भारत का दुनिया के किसी भी देश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है। यह यूरोपीय संघ के साथ इस तरह का पहला समझौता होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना? तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।